नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं गुलशन यादव आपके साथ। क्षेत्र में जो प्रदूषण को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी इंजीनियर तेजपाल यादव द्वारा। इंजीनियर तेजपाल ने जो लड़ाई लड़ी एनजीटी से माननीय कोर्ट तक, कोर्ट ने दोबारा से जो आदेश दिए हैं एनजीटी के अंदर उस मामले को दोबारा से भेजा गया है। उस मामले को लेकर आज हम रूबरू होंगे उन्हीं इंजीनियर तेजपाल यादव से और जानेंगे मामले को, जो प्रदूषण का जो मामला है इसके बारे में कि किस तरह से ये मामला है और लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तेजपाल, आपका स्वागत है। पत्रकार महोदय जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने ये जो आंदोलन चलाया था, काफ़ी लंबा आपका आंदोलन चला, उसके बाद जो है कोर्ट में आप गए, तो किस तरह से क्या मामला था और कितने स्टोन क्रशर इसके दायरे में आए थे? देखिए, ये महेंद्रगढ़ ज़िले में काफ़ी अवैध स्टोन क्रशर स्थापित हो चुके थे। खासतौर से नांगल चौधरी जो रीजन है, वहाँ पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले में 70% स्टोन क्रशर नांगल चौधरी में ही है। तो उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा लैंड पोल्यूट हो रहा था, ज़मीन भी प्रदूषित हो रही थी, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ भी हो रही थी। इस सारी परेशानियों को जब मैंने देखा तो यहाँ पे आंदोलन भी किया और आंदोलन की राह को भी चुना और साथ साथ जो न्यायालय की राह है उसको भी चुना। उसी को देखते हुए मैंने माननीय एनजीटी में तेजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से याचिका लगाई थी, जिसमें लंबे मुकदमे के तहत 24 जुलाई 2019 को जब यहाँ के प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय एनजीटी ने महेंद्रगढ़ जिले के 72 अवैध स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। और जो गलत एनओसी देने के जो अधिकारी जो मिली भगत से यहाँ पे एनओसी दे रहे हैं, उसको देखते हुए माननीय एनजीटी ने हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव जी हैं, उनको सभी सम्मिलित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए थे। और ये पूरा मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि वो आपने बार बार जो जोर दिया अवैध, अवैध किस रूप से आप उनको अवैध कह रहे हैं? उन्होंने जो उनका कहना है, जो क्रशर संचालक हैं, कि उन्होंने सरकार के द्वारा एनओसी ली, एनओसी लेने के बाद वो यहाँ पे उन्होंने स्टोन क्रशर चलाए, तो अवैध किस रूप से वो अवैध हुए? देखिए पत्रकार महोदय जी, क्या है कि जो गलत होता है ना, ये एक ह्यूमन नेचर होता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ। दरअसल क्या है, अवैध इस रूप में है, एक तो आबादी के पास बहुत क्रशर लगे हुए हैं, जैसे गांव की फिरनी के पास में, हरिजन कॉलोनी के पास में, दूसरा वन क्षेत्र के पास में भी लगे हुए हैं, तीसरा एक तो साइटिंग पैरामीटर्स को वॉयलेट करके दिया गया है, मतलब दूरी मापदंडों की खुलेआम अवहेलना की गई है। इसमें इस जो मापदंड हैं दूरी के, उसमें अधिकारियों की गलती माने या क्रशर संचालकों की गलती कहाँ पे हुई है? देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती है। क्यों? क्योंकि अधिकारी, हमें जो पूरा अंदेशा है वो ये है कि उससे मिली भगत से एनओसी जारी करते हैं, पैसे का लेन देन होता है भारी, ये पूरी ऊपरी स्तर से सेटिंग होती है और विभागीय स्तर पे क्रशर संचालकों की, जिसके चलते दूरी मापदंड पूरा करके देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी क्रशर साइटिंग पैरामीटर पूरा नहीं कर रहा, उस क्रशर का दूरी मापदंड जो भी है, जैसे फिरनी से 1 किलोमीटर है और वो 700 मीटर दूरी पे उस क्रशर को खड़ा कर दिया गया, या किसी हरिजन बस्ती के 200 मीटर दूरी पे क्रशर को खड़ा कर दिया गया, क्या वहां के तहसीलदार को, क्या वन के भूमि के पास में क्रशर खड़ा कर दिया गया, क्या वन विभाग के पटवारी को, क्या रेवेन्यू विभाग के पटवारी को, तहसीलदार को, डीएफओ को, इन सबको पता नहीं है कि क्रशर खड़े? अधिकारी को पता है, तहसीलदार को पता है, लेकिन क्रशर जो संचालक हैं उनको इस चीज़ का क्या पता होता है कि दूरी कहाँ पे? वो तो एक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ही बताएगा दूरी। तो इसमें आपके जो आपने बताया उस हिसाब से अधिकारी जो हैं दोषी माने गए, तो उन अधिकारियों पे क्या सरकार ने कुछ कार्रवाई की? देखिए, प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है पत्रकार महोदय जी। इस केस में 2 तहसीलदार चार्जशीट हो चुके हैं और एक डीटीपी का जेई, जो डीटीपी का कार्यभार संभाल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का, वो सस्पेंड हो चुके हैं। अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, क्यों सस्पेंड हुए, वो तो शुरुआत का मामला था, जब जांच चल रही थी, पूरे जिले की जांच तो बाद में हुई, शुरू में 3 क्रशर्स का मामला था। क्यों? क्योंकि माननीय एनजीटी को लगा कि ये कहीं ना कहीं दूरी अगर कम भी होती है तो उसमें पैसे का लेन देन करके और भारी भ्रष्टाचार करके उस दूरी को पूरा करके दिखाते हैं। और यह बात क्रशर संचालकों को भी पता होती है और यह बात विभाग के अधिकारी को भी पता होती है, लेकिन ये आंख मूंद कर लगे हुए थे इस खेल को खेलने में। जब हमने इसमें आरटीआई से खुलासे करने शुरू किए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने शुरू किए, और जब माननीय एनजीटी में मामला पहुंचा, तब ये जनता के सामने प्रकाश में आया कि यहाँ पे तो भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला जा रहा है। क्रशर्स के बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। लेकिन भ्रष्टाचार जो किए उन अधिकारियों को मामूली चार्जशीट के तहत ही रख दिया गया, या कुछ मामला आपको लगता है ऐसा कि उन अधिकारियों पर कुछ बड़ी गाज गिरेगी? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, हमारी देश की न्यायिक प्रक्रिया में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, इतना हमें हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया पे पूर्ण भरोसा है। क्या हुआ
कि जब चार्जशीट हुए थे और सस्पेंड हुए थे, उसके बाद ये कुछ महीनों बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। अब जब ये मामला एनजीटी में आएगा तो एनजीटी पूरी, हमें पूरा विश्वास है, पूरी तह को, मामले की पूरी तह में जाते हुए अवैध स्टोन क्रैशरों पर भी कार्रवाई करेगी और जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनको भी माननीय एनजीटी बख्शने का काम नहीं करेगी। तो जैसे जैसे इस केस का आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है बहुत से अधिकारी, अभी जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको सबक मिलेगा और उनको कानूनी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। आपने आंदोलन जैसे ही शुरू किया प्रदूषण के खिलाफ, तरह तरह की बातें जो है लोग करने लगे कि सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। उसके बाद आपने चुनाव भी लड़ा स्वराज इंडिया पार्टी से, तो अपने राजनीति में आपने इंटरेस्ट दिखाया, राजनीति में आप आए, चुनाव लड़ा और वो भी स्वराज इंडिया पार्टी से। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार मोदी जी, आंदोलन अलग था। आंदोलन जब हमने किया था उस समय हमने कभी भी राजनीति में आने का नहीं सोचा, ये सच है, मैं अपनी अंतरात्मा से बताता हूं। बाद में जैसे ही चुनाव आए, वो कोई कारण था जिसकी वजह से हमने चुनाव लड़ा। योगेंद्र यादव जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, प्रोफेसर रहे हुए हैं, जेएनयू से पास आउट हैं और एक देश के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हस्ती है। उनके कहने पे हमने स्वराज इंडिया पार्टी से चुनाव लड़ा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देता हूं, हमारा आंदोलन और राजनीति का कहीं कोई लिंक नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण इसको स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं। आपको याद होगा पत्रकार महोदय जी, चुनाव 21 अक्टूबर को होने थे और 25 से 30 सितंबर के आसपास सभी पार्टियों के टिकट बटे थे। मैं तो मिड अगस्त के अंदर टिकट लेके आ गया था। अगर मेरे को स्वार्थ की मेरी अगर ध्येय होता तो मैं स्वराज इंडिया जैसी नई नवेली पार्टी से चुनाव क्यों लड़ता? मैं इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, जो पार्टी होंगी उनसे कोशिश करता और उनकी पार्टी से, लेकिन मैंने सभी विकल्पों को नकार दिया क्योंकि राजनीति में हम शुद्धिकरण के लिए आए हैं। राजनीति में हम ये जो कचरा इकट्ठा हो गया इसको साफ करने के लिए आए हैं और मुझे लगता है हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और इस देश में जब तक शिक्षित व्यक्ति, निर्भीक, ईमानदार व्यक्ति इस राजनीति के कीचड़ में कूद कर इस कीचड़ को सफाई नहीं करेंगे, तब तक राजनीति में हम शुद्धिकरण का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। एक तरफ जो स्थानीय विधायक हैं, विकास पुरुष कहा जाता है उनको, लोग कहते हैं उनके जो समर्थक हैं। दूसरी तरफ क्षेत्र के ही एक महेंद्रगढ़ जिले के मात्र मंत्री हैं, उनको क्या ये प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा या वो देखना नहीं चाह रहे इसको? उनकी कोई प्रतिक्रिया इन प्रदूषण पर दिखाई नहीं देती, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि हमने जब क्रैशर आंदोलन चलाया था, पत्रकार महोदय जी, आप शायद आप भी इसी इलाके से हो, आप सारे इस आंदोलन के साक्षी रहे हो, आप जानते हो कि जब हमने आंदोलन चलाया था और जब एनजीटी में केस किया था, उससे पहले हमने सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को, सरकार को तरह तरह के लेटर लिखे थे, लोगों के ज्ञापन साइन करा करा के पेज भर भर के लिखे थे, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे अंदेशा है कि इनकी सह में ये पूरा खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2014 में 2014 में बीजेपी सरकार यहाँ हरियाणा में आई थी बहुमत से, और 2014 में ही हमारे जो नांगल चौधरी से डॉक्टर साहब हैं अभय सिंह यादव जी विधायक बने थे। उसके बाद से अगर आप देखोगे एनजीटी के केस में, जब एनजीटी में जब मामला पहुंचा था, जब ये प्रकाश में आया था कि अधिकतम जो 70% एनओसी मिली है वो तो 2014 के बाद मिली है। तो क्या ये अगर यहाँ के विधायक जी और उनके समर्थक उनको विकास पुरुष कहते हैं, तो मेरा केवल एक सवाल है, क्या अगर वो इतने ही बड़े विकास पुरुष हैं तो प्रदूषण विभाग से क्या ये जो बंदरबाट की जा रही है वो भी नियमों की अवहेलना करके उस एनओसी नहीं रुकवा सकते? ये देखिए खातौली जोन खड़ा कर दिया। 2014 से पहले जो है गांव से और जो पैरामीटर हैं मेन रोड से कुछ ज़्यादा थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने आने के बाद जो है पैरामीटर कम किए हैं। 500 मीटर से वो 300 मीटर पे 200 मीटर उन्होंने जो घटाए हैं, तो उन्होंने कुछ जो पोल्यूशन है उसको कम करने की शायद कोशिश की है। तो इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मेरा एक चीज़ कहना है, देखो पार्टियों के और पर्यावरण के इश्यू पे पत्रकार महोदय जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी अपने राज्य में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस कोई इस मामले में कोई भली पार्टी नहीं है। जहां तक भाजपा की सवाल है, भाजपा ने तो पर्यावरण को और बुरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य को भी तबाह करने का काम किया है। कि कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। 2016 से पहले जो दूरी मापदंड थे स्टोन क्रशर एक्ट में, वो फिरनी से 1.5 किलोमीटर थे। मतलब 1.5 किलोमीटर दायरे तक, गांव की आबादी तक क्रशर नहीं लग सकता। इन्होंने तो घटा के उसे 1 किलोमीटर कर दिया। मतलब आबादी के और पास में खड़े हो गए। और जो वन भूमि से जो दूरी थी वो 1 किलोमीटर हुआ करती थी, इन्होंने तो 500 मीटर कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाजपा सरकार की, यहाँ के विधायकों की, यहाँ के मंत्रियों की, वन भूमि को बचाने की, पर्यावरण को बचाने की, लोगों की आबादी, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने की, और किसानों की जो खेती स्टोन क्रशर की धूल से बर्बाद हो रही है उसको बचाने की कोई मंशा नहीं है। वरना ये दोबारा इसमें 2016 में अमेंडमेंट नहीं करते।
एक तरफ आप इंजीनियर तेजपाल लिखते हो, दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमी हो। तो इंजीनियर और पर्यावरण प्रेमी, जब से मशीनी युग आया है, इंजीनियर का मतलब मशीनी युग आया है, तब से पर्यावरण को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है नुकसान होता ही है। इंजीनियर महोदय जी, तो उसमें इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पर्यावरण और आप इंजीनियरिंग दोनों का कम्बिनेशन बना के कैसे चलते हो? देखिए, इंजीनियरिंग का जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियर और पर्यावरण प्रेमी का तालमेल कोई गलत बात नहीं है। दूसरा मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, मैं इंजीनियरिंग मैंने की है और इंजीनियरिंग को मैं भली-भाँति समझता हूँ और विकास को भी, डेवलपमेंट को भी समझता हूँ और इस देश में जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी समझता हूँ। उस सारी चीज़ को देखते मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम पॉल्यूशन के खिलाफ हैं। आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर इस क्षेत्र में कोई ऐसी इकाई लगती है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण रहित कोई ऐसी इकाई लगती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, मारुति सुजुकी प्लांट या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, या कोई आईटी सेक्टर में जो कंपनीज खुल रही, कोई भी अगर ऐसी चीज लगती है तो हम उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप खेत खेत में स्टोन क्रशर खड़ा कर दोगे और वो भारी मात्रा में वो धूल उड़ाएंगे और उससे लोगों का सिलिकोसिस और टीबी, दमा, अस्थमा होगा, तो मुझे लगता है मेरा इंजीनियर होने का कर्तव्य भी यही है और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी यही है कि जब लोगों को स्वास्थ्य की तबाही हो तो मुझे उसको देख के आवाज उठानी चाहिए। वही मैंने किया और वही मैं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग और पर्यावरण प्रेमी का जो कॉम्बिनेशन हो कोई गलत नहीं है। जी, अब जो मामला है कोर्ट से वापस एनजीटी में आ गया, तो आपको क्या आशाएं हैं कि एनजीटी से, या मामला जो पुराना जो उनका था फैसला था एनजीटी का, वही फैसला रहेगा, या फिर कुछ उसमें सुनवाई होगी, कुछ फेरबदल हो सकता है? आपको क्या आशाएं हैं? देखिए, जहां तक हमें विश्वास तो सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा था कि अगर उसमें ही मामला चलता तो भी हमारे पक्ष में ही आता, क्योंकि माननीय जिला उपायुक्त जी इन सभी जिले के अवैध स्टोन क्रैशरों की लिखित में जांच रिपोर्ट एनजीटी को सौंप चुके हैं और वो पूरा उनका जो स्टेटमेंट है वो जा चुका है। ये जांच रिपोर्ट चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, एनजीटी इस फैसले पर क्या करेगी, मैं उसके सवाल के जवाब में आता हूं। एनजीटी में आने से खुशी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें पता है न्याय तो हमें मिलता, लेकिन वहां आप समझिए पत्रकार महोदय जी, देश के तरह तरह के मामले आते हैं। वो सिर्फ पर्यावरण कोर्ट नहीं है, वहां पे लड़ाई झगड़े के भी अलग अलग तरह के मतलब मामले आते हैं। तो वह सभी तरह के मामले आते हैं, तो वहां मामला थोड़ा लंबा चलने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़े से समय की कमी रहती है। लेकिन पर्यावरण अदालत एनजीटी में सिर्फ पर्यावरण के मामले सुने जाते हैं, इसलिए हमें जल्द और अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। आप एक बात को गहराई से समझिए, हमने 2018 में याचिका लगाई और जुलाई 2019 में 72 स्टोन क्रशर बंद करने तक के आदेश हो गए। कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि एनजीटी की प्रक्रिया फास्ट और सही न्याय की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इस पे हमें पूर्ण भरोसा है कि एनजीटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि एनजीटी तो अपना ऑर्डर दे चुकी है। तो एनजीटी अपना ऑर्डर इनके अगेंस्ट दे चुकी है, तो मुझे लगता है अभी भी एनजीटी याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला एनजीटी ने जो फैसला दे दिया था, तो वापस कोर्ट से एनजीटी में आने का मतलब क्या हुआ? जब एनजीटी ने तो पहले ही फैसला दे दिया था अपना, तो दोबारा से एनजीटी को क्यों दिया गया है मामला? देखिए, क्या है कि न्याय की प्रक्रिया में ये बार बार कहते रहे कि जी हमें सुना नहीं गया, हमें सुना नहीं गया, क्रैशर संचालकों के जो भी वकील थे वहाँ कोर्ट में, लेकिन इनका जो मकसद था वो वहाँ उसको लंबे समय तक लटकाने का था। तो क्या हुआ कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने का फैसला किया कि एनजीटी इस मामले को सुने, और एनजीटी, मुझे पूर्ण भरोसा है, उस ऑर्डर को, जो पिछला जो आदेश दिया था उसके खिलाफ माननीय एनजीटी नहीं जाएंगे और माननीय एनजीटी जो भी चीज कहेंगे वो पर्यावरण, जो भी आदेश देंगे वो पर्यावरण के हक में होगा और याचिकाकर्ता के हक में होगा। मुझे लगता है मैंने जो याचिका लगाई और एनजीटी से जो मुझे 10 महीने में फैसला मिला, तो इससे कोई अतिशयोक्ति, कहीं कोई भ्रम ही नहीं है कि एनजीटी आगे जो फैसला देगी हमारे हक में देगी, क्योंकि सारे के सारे सबूत, एविडेंसेस, प्रूफ वहां ऑन टेबल जा चुके हैं। ये वहां के जस्टिस को भी पता है, एनजीटी को भी पता है, इसीलिए तो उन्होंने इतना जल्दी वो ऑर्डर पास किया था कि ये तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। आप एनओसी दिए जा रहे हो, खेत खेत में क्रशर खड़े किए जा रहे हो। तो मुझे लगता है प्रदूषण के मामले पर भी और दूरी मापदंड के मामले पर भी, और ये डार्क जोन है, सभी मुद्दे को देखते हुए एनजीटी तो बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल करेगा और जल्दी से जल्दी फैसला देगा। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर तेजपाल यादव, पूरे आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि जो कोर्ट से मामला दोबारा से एनजीटी में आया है उनके हक में होगा, जनता के हक में होगा, यहाँ की जनता को प्रदूषण से राहत मिलेगी। नांगल चौधरी से ग्राउंड जीरो, गुलशन यादव।